एक तो होगी। चलिए भाई, ज्योग्राफी पढ़ने वाले योद्धाओं का स्वागत है। शुरू किया जाए, हाथ से शुरुआत हो जाए। ऑनलाइन वाले हमारे मित्र, हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा नेहा। ज्योग्राफी का पहला दिन है बेटा, शुरू करते हैं, है ना। थोड़ा सा बात करते हैं बेटा जीएस के बारे में, क्योंकि पहला दिन है तो आपसे कुछ इंट्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है। जैसे आपको पता है कि जीएस के हम लोगों के लगभग 5 बेसिक पिलर्स हैं, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल जीएस भी कह देते हैं, परंपरागत जीएस भी कह देते हैं। एक तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था व संविधान, और अभी एक हम लोगों ने शुरू किया है, आज से शुरुआत हुई है ज्योग्राफी की। तो ये 2 हो गया। तीसरा है हिस्ट्री, चौथा है भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र नहीं, अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है। इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है। और अगला है बेटा साइंस एंड टेक। तो ये 5 बेसिक पिलर्स हैं, आधारभूत स्तंभ हैं। इसके अलावा बहुत कुछ पढ़ना है बेटा। जैसे यूपी स्पेशल भी पढ़ना है, यूपी के लिए समसामयिकी भी पढ़ना है आपको, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है आपको, हिस्टोरिकल आर्ट एंड कल्चर। जब टीचर हिस्ट्री पढ़ाएगा तो उसको पढ़ा देगा, लेकिन आज के समय में जो आर्ट एंड कल्चर है, जैसे अभी ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं बेटा, घबराए नहीं। जैसे आर्ट कल्चर में क्या पढ़ना होता है, लोक गान, शास्त्रीय गान, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, ये 4 हो गए हमारे। यूपी पीसीएस में लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य दोनों पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस में सिर्फ लोक गान पूछा जाता है, शास्त्रीय गान नहीं पूछा जाता, या पूछा भी जाता है तो बहुत थोड़ा सा। वह ख्याल गायकी की शुरुआत भारत में किसने कर दी, या कुछ इस तरह से। सिविल सर्विसेज में इसमें थोड़ा डीप में जाके पूछ लेते हैं, थोड़ा आपसे सघनता में पूछ लेते हैं। ये आपको देखना है। जो हम लोग यहाँ अलग अलग प्रदेशों के मेले ठेले कल्चर हैं, उस पर भी थोड़ी नजर रखनी है, वो सब भी पूछा जाता है। सिर्फ इस वजह से कि हम एक भारतीय हैं तो भारत की जो लोक कला वगैरह है वर्तमान में, उसको जाने, यह भी आपके अध्ययन का हिस्सा है। तो पढ़ना तो है ही है बेटा, बहुत कुछ पढ़ना है। अब मेरी थोड़ी स्ट्रेटेजी समझिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सूर्य प्रताप जी। एक बात बेटा ध्यान से सुनो कि ये कुछ सत्य हम बोलेंगे जो हो सकता है आपको ठीक ना भी लगे। सैद्धांतिक रूप से जीएस के सारे हिस्से पर आप एक बराबर महारत हासिल नहीं कर सकते, कोई नहीं कर पाता। तो प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा बेटा, वो हम बता रहे हैं। 5 जो टॉपिक हैं जीएस के, जो ट्रेडिशनल 5 स्तंभ कहे जाते हैं, जिसका मैंने नाम लिया। एक तो भारतीय राज्य व्यवस्था है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक है। 5 में से कम किसी 3 पर आपको महारत होनी पड़ेगी। सब पे आपकी एक्सपर्टीज नहीं हो पाएगी, संभव नहीं है बेटा, कई कारणों से संभव नहीं है। लेकिन कम से कम 2 या 3 पे आपकी इतनी विशेषज्ञता होनी चाहिए कि उससे अगर क्वेश्चन आए तो बच के ना जाने पाए। तो इतना तो बेटा आपको करना पड़ेगा। तो कहा जाता है कि जैसे 2-3 आपके बेस्ट रहें, बाकी एवरेज रहें, तो आप निकल जाओगे इस बार। सारे बेस्ट नहीं हो सकते, लिटरली ये संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत पसंद नापसंद भी है। बहुत ढेर सारे ऐसे जीएस के टॉपिक हैं जिसको पर्सनली अच्छा नहीं लगता लोगों को। जैसे मैं बहुत ढेर सारे बच्चों को जानता हूं जिनको इतिहास नहीं ठीक लगता, पसंद नहीं आता। बहुत ढेर सारे बच्चे हैं जो अर्थव्यवस्था के नाम पे नाक भौं सिकोड़ते हैं, अरे अब ये पैसा रुपया हिसाब किताब, तो वो थोड़ा उनको ठीक नहीं लगता। कुछ को ठीक लगता है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से निर्धारित कर लो कि आपको क्या क्या पसंद है। और एक चीज और मैंने देखा है कि कुछ जो सामान्य अध्ययन के टॉपिक हैं जिससे आप बिदके हो, आप भड़के हो, उसमें आपसे ज्यादा टीचर की भूमिका रही है। किसी टीचर ने ऐसा पढ़ाया कि आपका दिमाग महसूस कर लिया कि ये हमारे बस का ये है नहीं,
बस आप भाग खड़े होते हो। तो हम कोशिश करेंगे बेटा। देखो एक बात मैं बताऊं, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान पे तो महारत हासिल होगी ही, ये मेरा दावा है। और इस दो पे अगर आप महारत हासिल कर लो, बहुत बढ़िया ढंग से काम कर लो, और बाकी पे भी अगर एवरेज रहो, तो हम निकल जाएंगे कंपटीशन में, नहीं है परेशानी। भारतीय राज्य व्यवस्था और ये ज्योग्राफी से मिला के आप ये मान के चलो कि अबाउट पर्यावरण को भी अगर हम शामिल कर लें, तो मान के चलिए कि आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो 50 में यार गिरते पड़ते ढंग से भी अगर काम करें, अगर हमारी बेहतर तैयारी है, तो 40 प्लस निकल जाएंगे। 50 के 50 हम अगर बोले तो गलत बोलेंगे, ठीक नहीं है कहना, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन 40 प्लस तो हम लोग हो ही जाएंगे। 30-35 क्वेश्चन समसामयिकी से पूछा जा रहा है, वहां थोड़ी सी मेहनत करोगे, अगर एवरेज भी रहोगे तो 20 प्लस उधर भी हो जाओगे, हो जाएंगे ना। साइंस वाइंस का जो मामला है, सिविल सर्विसेज में तो बहुत टिपिकल होता है, लेकिन यूपी बीसीएस में साइंस तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सामान्य बुद्धि से आप कर सकते हैं, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। हिस्ट्री की जहां तक परेशानी है कि इतिहास में आपको ढेर सारी पढ़ना पड़ेगा। इतिहास के बारे में कहा जाता है जितनी हिस्ट्री का अध्ययन होगा, इतिहास जितना वर्सेटाइल पढ़ेंगे आप, ढेर सारी किताब। समस्या यह है कि जो उन्होंने पूछा है वो जरूरी नहीं कि जिस किताब में आपने पढ़ा उसमें हो ही, लेकिन अगर हमने 2-3 किताब पढ़ा होगा तो मिल सकता है, बस वो आपको बताना है। तो बेटा एक प्रयास करिए, संविधान में आपको हम नहीं होने देंगे दिक्कत। मुझे लगता है आपको महसूस होगा, जैसे पेपर ऊपर देखोगे तो आपको नहीं लगेगा यूपी में तो एकदम नहीं होगा। 28 को सिविल की परीक्षा होगी, थोड़ा उसको भी देख लेना। मैं पूरा अगर संविधान पढ़ाया होता ना, तो मैं ताल ठोंक के कहता कि सिविल की परीक्षा में भी आपका एक गलत नहीं होगा, लेकिन हाँ रट के नहीं, समझ के चीजों को महसूस करना होगा। तो अगर हम दो टॉपिक को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं बेटा, फिर आगे हम देखेंगे। इसको दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की भी मेरी समझ है, तो वहां भी मैं ठीक ही ठाक कर देता हूं बच्चों को, कोई बहुत परेशानी तो होती नहीं। और यूपी पीसीएस में भारतीय अर्थव्यवस्था से बड़े कठिन प्रश्न नहीं होते, ढेर सारे इंडेक्सेस पूछ लिए जाते हैं, और आजकल एसडीजी पे के पीछे पड़े हुए हैं, तो एसडीजी पूछ लेते हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह है, उसको डाउनलोड कर दिएगा एसडीजी का, 17 के 17 एसडीजी क्या है और क्या उसके लक्ष्य हैं, सब मोबाइल पर उपलब्ध है, उसको थोड़ा देखते रहिए। जब आपको ये पता है कि एक आध पूछ रहे हैं बार बार, कभी साल 2 साल ये चलेगा ड्रामा, तो जब तक ये ड्रामा चले तब तक हम भी कुछ लाभ उठा लें, 17 में से एक आध का नंबर हम भी ले लें। ठीक है बेटा, तो आज शुरू करते हैं बेटा हम लोग ज्योग्राफी। एक चीज ध्यान रखना कि हम लोगों के 2 मिशन पे काम करना है, यानी जब भी हम किसी विषय को पढ़ते हैं तो हमारा जो काम होता है वो 2 मिशन पे काम करना होता है, 2 अभियान होता है। एक टीचर के रूप में मेरी जो भूमिका है, पहला ये उस विषय से आपका आकर्षण उपलब्ध कराना, यानी उस विषय से आपका लगाव हो जाए, ये किसी टीचर का पहला उद्देश्य होता है, होना भी चाहिए। किसी विषय से अगर आपका लगाव हो गया ना बेटा, तो फिर मेरी जरूरत रहेगी ही नहीं, आप खुद ही बहुत कुछ कर लोगे। और दूसरा कि परीक्षाओं का जो डायमेंशन है या परीक्षाओं का जो एरिना चल रहा है, बदलते समय के सापेक्ष उसका फैशन बदलता है, वही सिलेबस रहता है। क्या भूगोल के वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आज 20 साल पहले पूछे जाते थे? नहीं, ये बच्चा नहीं समझ पाता है, ये टीचर थोड़ा उनके पास अनुभव होता है तो वो समझ पाते हैं कि पढ़ने का एरिना हम क्या रखें, डायमेंशन। देखो हम फैसला करेंगे किस रास्ते से चलना है, आपको मेरे पीछे पीछे चलना होगा। बहुत रास्ते हैं भूगोल को पढ़ने के, लेकिन भूगोल के पढ़ने के उस बहुत रास्ते में से किस रास्ते का निर्धारण मैं करूंगा, वो मेरा रिस्क है, आपका रिस्क बिल्कुल नहीं है। उसी रास्ते पे आगे बढ़ना होगा, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे रास्ते का चयन करें कि सफलतापूर्वक मंजिल तक पहुंच जाएं, न कि रास्ते में ही वीर गति को प्राप्त हो जाए, शहीद हो जाए। तो शहीद नहीं होना है बेटा, पहुंचना है। और एक बात, क्या भूगोल में पढ़ाना है ये मैं फैसला करूंगा, क्या नहीं पढ़ाना है ये मैं फैसला करूंगा, लेकिन अगर ये फैसला मेरा है तो जिम्मेदारी भी मेरी होगी।
क्योंकि परीक्षा में आपके क्वेश्चन दिखे, इसमें अब आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं होगी, वो मेरी जिम्मेदारी होगी और मैं अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूं। मुझे भूगोल पढ़ाने दीजिए, परीक्षा के बाद मुझे आके मिलिएगा कि सर कौन सी दिशा में लेके चले गए। ऐसा नहीं होगा। हाँ, बस एक सपोर्ट आपका चाहिए बेटा। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि टीचर उचर में कोई जादू वादू नहीं होता, ये कहने में मुझे जरा भी संकोच नहीं होता। टीचर में अगर जादू होता ना बेटा, तो टीचर हर बच्चे को आईएएस बना देता। अगर मेरे पास जादू होता तो आपकी क्लास में बहुत ढेर सारे बच्चे बैठते हैं, 2 ही 3 तो बमुश्किल से सफल हो पाते हैं। अभी मैं कहीं देख रहा था, आईएएस का रिजल्ट आया है ना कल, तो मैं कहीं देख रहा था वो दिल्ली में तमाम कोचिंग वाले हैं ना, 15-15, 20-20 बच्चों को जुटा जुटा के दिखा रहे थे ये मेरे यहाँ पढ़े हैं। वहां मेरे यहाँ पढ़े का कॉन्सेप्ट आपको पता है? अगर कभी इंक्वायरी के लिए भी फोन कर दिया होगा तो भी वो जोड़ लेते हैं मेरे यहाँ पढ़ा है। कभी किसी बच्चे ने कोई उनके यहां से नोट से काठो मंगा लिया तो भी वो मान लेते हैं मेरे यहां पढ़ा है। इवन मार्क इंटरव्यू वालों को तो एकदम ताल ठोक के कहते हैं मेरे यहां पढ़ा है। अरे मैं बता दूं आपको, ये मार्क इंटरव्यू सिर्फ फेक और फर्जी तमाशे के अलावा कुछ भी नहीं है। वो डरा हुआ बच्चा है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, कोई विकल्प ही नहीं होता, वो क्या करे। जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसके पास वक्त होता नहीं, वो घबराया होता है कि अब नौकरी एकदम आगे दिख रही, बस हाथ बढ़ा के पकड़ना है, तो वो रिस्क लेता है। मार्क इंटरव्यू में क्या होता है, 3 ठो 4 ठो आप इंटरव्यू ले लोगे ना। अरे भाई देखा होगा सोशल मीडिया वगैरह पे, साहब एक है ना, नाम क्या लें, वही अक्सर दिख जाते हैं, वो इंटरव्यू लेते हैं। आपने कभी देखा इंटरव्यू लेने के बाद क्या होता है? इंटरव्यू लेने के बाद वो आपको कमेंट बताते हैं कि आपका ड्रेस सेंस अच्छा है, आप जो बैठे थे थोड़ा टेढ़ा होके बैठ जाइए। हाँ ये सर, ये सारी सूचनाएं हर जगह उपलब्ध है, इसे किसी इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक फायदा मुझे लगता है जरूर होता है कि आपको वो एनवायरमेंट जो इंटरव्यू मिलता है वो थोड़ा सा उस इन्वायरमेंट की अनुभूति हो जाती है, तो डर जो भय है आपके मन में वो पहली बार नहीं आएगा, वो भय आ चुका है, आप उसे लड़ने का ढंग सीख चुके हैं। मुझे नहीं लगता बहुत फर्क पड़ता है। वो 3 ठो मॉक इंटरव्यू से किसी का इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है और जिंदगी भर के झक मारे हैं। इंटरव्यू आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। इस समाज में बहुत ऐसे ढेर सारे लोग हैं, आप भी मिले होंगे, हम भी मिले हैं, जिनकी पर्सनालिटी बहुत निराली है, बहुत सलीके से बात करते हैं, बहुत सलीके से मिलते हैं, किसी मुद्दे पे बात करें वो बहुत प्यार से बात करते हैं, फेस उनका स्माइलिंग होता है। एक बताइए, मुस्कुराता हुआ चेहरा किसको बुरा लगता है? घर में कोई गेस्ट आया है और अगर एकदम गंभीर सीरियस और आंखों एकदम से तनी हुई तो खराब लगता है, भाई क्या मामला, इतना टेंशन में है भाई। कुछ आप देखते हैं हमेशा थोड़ा स्माइलिंग फेस के लोग होते हैं, किसको बुरे लगते हैं भाई? वो उनकी पर्सनालिटी है। एक दिन में आप नहीं बदल लोगे। हम आपको कह दें कि बेटा इंटरव्यू देते हुए जाइएगा, थोड़ा स्माइलिंग फेस रखिएगा, रख पाएंगे आप? अगर आपका स्वभाव नहीं है तो आप नहीं रख सकते, स्वभाव है तो रख लेंगे। हम इंटरव्यू में कहें कि थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए, कहीं अगर माहौल मिले तो थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाए। तो जो इस तरह का टेम्परामेंट जिसका नहीं है वो हंसी मजाक ऐसा करेगा कि लोग और सीरियस हो जाएंगे। तो ये सब नहीं, जो आपको वही जाओ वहां पे बात करो, बात करता हूं। तो वो क्या करेंगे, अगर एक बच्चे ने एक मॉक इंटरव्यू दिया है ना तो उसको भी जोड़ लेंगे कि हमने पढ़ाया। तो ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर 3,000 बच्चों को पढ़ा के आपने 5 का सिलेक्शन दिया, ये कोई उपलब्धि नहीं है, क्योंकि वो 5 ऐसे ही सेलेक्ट हो जाते। ये कटु सत्य है जो मैं बोल रहा हूं, उनके अंदर वो टैलेंट पहले ही है, वो कर लेते, बस वो डरे हुए थे सो आपके यहां चले गए, नहीं तो खुद ही कर लेते। दिल्ली में हमारे ढेर सारे मित्र हैं जो इस सत्य को स्वीकार करते हैं, लेकिन बच्चों के सामने नहीं। जब हम लोग अनौपचारिक बातचीत करते हैं ना तो उसमें ये सब बातें खूब हो जाती हैं कि अरे यार वो खुद ही कर लेता। वो सिर्फ एक हम लोग का एक मॉरल सपोर्ट हो जाता है कि भाई चलो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो विषय का अध्ययन है बेटा वहां थोड़ी सी तकलीफ है, उस पर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे।
तो हमेशा ध्यान रखिएगा, भूगोल जो पढ़ रहे हैं हमारा 2 टारगेट है। पहला टारगेट है कि भूगोल आपको समझ में आए, तार्किक ढंग से अपनी बात को कहा जाए, क्योंकि बात जब तार्किक होती है तो दिमाग स्वीकार करता है, और जब आप अतार्किक और खाली तथ्यात्मक बातें करते हैं तो दिमाग याद करता है, और याद की हुई चीजों की भूलने की संभावना थोड़ी प्रबल होती है। और तार्किक आधार पर जो चीजों को हम ग्रहण करते हैं उसे हम ताउम्र नहीं भूलते। तथ्य भूल जाएंगे, संख्या भूल जाएंगे, ये चलेगा, लेकिन वो सोच हम कभी नहीं भूल सकते, मरते दम तक नहीं भूलेंगे। और सिविल सर्विसेज में इसी की उम्मीद होती है कि आप तार्किकता को महसूस करते हैं कि नहीं, इसलिए मेरे बच्चे वहां ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो हम प्रयास करेंगे बेटा, तो ध्यान रखना, सिलेबस रोज रोज बताना ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा, चूंकि आज हम शुरुआत कर रहे हैं बेटा, तो थोड़ा बात करते हैं। ये जो जियोग्राफी है, इसमें बहुत ढेर सारे लोग बहुत ढेर सारे रिकमेंड कर देते हैं कि थोड़ा 6 क्लास से एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, वो कर लीजिएगा। अगर आप कक्षा 6 से 6 क्लास से एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ें, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से, ढेर सारी बधाई। और अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो एकदम आवश्यकता नहीं है पढ़ने की, ना पढ़ें। हाँ, पढ़ेंगे तो आपका ज्ञान ही बढ़ेगा, कुछ घट थोड़ी जाएगा। लेकिन मैं आपको पूरा आश्वस्त करा दूं कि मैं खुद ही एनसीईआरटी हूं, जिंदा। अरे मैं काहे के लिए हूं भाई, मेरे रहते रहते अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़े तो फिर मेरा वजूद नहीं है। मैं ज्योग्राफी आपको ABCD से पढ़ाऊंगा, और मैं ये मान के पढ़ाऊंगा कि आपकी जिंदगी में कभी ज्योग्राफी पढ़ा ही नहीं है, किसी भी क्लास में नहीं पढ़ा है, तो निश्चिंत रहिएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं बेटा कि एनसीईआरटी ना पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें, आपका नॉलेज इनहेंस होगा। ठीक है, 6 क्लास वाला मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो 11th की एनसीईआरटी ले लीजिएगा ज्योग्राफी की, फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल ऐसा करके कोई किताब है, मेरी नजर से गुजरी है, उसको लेके पढ़ लीजिएगा। और बहुत नीचे जाने की कोई आवश्यकता नहीं, हम काम कर रहे हैं बेटा, आप निश्चिंत रहिएगा। तो जो हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं इसको हम लोग मोटे मोटे 2 ही भाग में बांटते हैं बेटा। एक बिग डिमार्केशन जो करते हैं, आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा होता है कि ज्योग्राफी में 2 ही हिस्से हैं जिनको हम पढ़ते हैं, उसमें जिन जिन चीजों को घसीट लें उसके दायरे में वो अलग चीज है। एक को हम लोग कहते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, बोले बेटा, और एक को हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। भूगोल एक बड़ा वर्सेटाइल टॉपिक है बेटा, भूगोल शब्द कॉमन है, भूगोल के पीछे लगने वाले शब्द कॉमन नहीं है। आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, पर्यावरण भूगोल, तो भूगोल का बहुत ब्रांचेज हो गई हैं बेटा, वो सब नहीं है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें हम पर्यावरण पर्यावरण इधर उधर जो भी चीजें हैं उनको जितना से ज्यादा शामिल करके पढ़ें उतना ही अच्छा है बेटा। अब ये कि विश्व के भूगोल में क्या पढ़ते हैं, तो विश्व के भूगोल में सबसे जो महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, वो इलाका है बेटा भौतिक भूगोल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फिजिकल ज्योग्राफी। और मैंने एक किताब आपको बताया था डॉक्टर सविंदर सिंह की, वो फिजिकल ज्योग्राफी की बहुत बढ़िया किताब है, बहुत नाइस बुक है, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम लोग जो शुरुआत करेंगे बेटा, विश्व के भूगोल से शुरुआत करेंगे। और विश्व के भूगोल में हम लोग शुरू कर रहे हैं, देखो एक बात बहुत तय है, इसलिए हम इस सब चीजों पे बहुत बात करते नहीं, कि बच्चा समझने की जगह पे कुछ और ही कंफ्यूज हो जाएगा। आपकी परीक्षा में जब भूगोल का क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के सामने ब्रैकेट में लिखा होगा, देखिए जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं ये विश्व का भूगोल है, और विश्व के भूगोल का ये आर्थिक भूगोल का फलाना वाला हिस्सा है, बाढ़ में जाए, कुछ नहीं बोलेंगे आपसे, भूगोल का प्रश्न उत्तर बताइए, आप बात खत्म। ये कौन वाले भूगोल का है, कहाँ का है, इससे कोई लेना देना नहीं। तो उस पर बहुत माथापच्ची हम लोग नहीं करें तो बेहतर है, और सीधे सीधे हम लोग आ जाते हैं अपने सिलेबस पे। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड के भूगोल में जब हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, तो फिजिकल ज्योग्राफी के 3 बड़े हिस्से हैं, 3 ही हिस्से में पूरा भौतिक भूगोल समा जाता है, इसके अलावा भौतिक भूगोल में कुछ है ही नहीं है। हाँ, कोई पहले कोई बाद में बोले, इसमें कोई हिस्सा नहीं। एक को हम लोग कहते हैं बेटा एटमॉस्फेयर, वायुमंडल,
एक को कहते हैं जलमंडल, क्योंकि हमारी धरती का एक हिस्सा है हमारा वायुमंडल, ये अध्ययन का क्षेत्र है और बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। हायर एजुकेशन में लोग रिसर्च करते हैं 10-10 साल खाली वायुमंडल में। हमको भी पढ़ना है, रिसर्च नहीं करना है भैया। वो 2-4 क्वेश्चन जो वहां से दिखे उनको करके निकलना है, नमस्कार कह के, उसको हम लोग पढ़ेंगे। जलमंडल, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। पूछा ना आपसे बेंगुला की धारा कहाँ है? जो बच्चा पहली पहली बार परीक्षा दे रहा होगा वो देख के भड़क गया होगा कि ये क्या पूछा। अरे वही पूछा जाता है, जो पूछा जाता है वही पूछा गया। आपसे पूछा ना एल नीनो के बारे में। और भूगोल का कोई बच्चा जो जलमंडल पढ़ता है और एल नीनो नहीं पढ़ा, उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई धरती पर नहीं हो सकता। पढ़ना ही होगा। एल नीनो में क्या होता है वही उसने पूछा। एल नीनो में सागर का जल गर्म हो जाता है। अरे ये मत समझो अभी हम शुरू कर दिए, अभी हम शुरू करेंगे। एल नीनो जो है ना, क्या है अभी डिटेल में नहीं जाएंगे बेटा, उचित भी नहीं है। लेकिन एल नीनो का जो मामला है वो दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, स्पेशली पेरू का तट है, वहां एक मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, बस थोड़ा का उत्साह बढ़ा रहा हूं आपका, जो परीक्षा में प्रश्न आया था। तो पेरू के पास, पेरू के तट के पास एक ठंडी समुद्री धारा है जिसका नाम है पेरू की धारा। इसी को हम बोल्ट की धारा भी कहते हैं, पेरू की धारा भी कहते हैं, हम बोल्ट, ये ठंडी समुद्री धारा है। ये देखा जाता है कि 2 से 7 वर्ष के अंतराल पे वो ठंडी समुद्री धारा विलुप्त हो जाती है और उसके आधार स्थान पे सागर का पानी कुछ गर्म होने लगता है। तो उस पेरू की धारा के स्थान पे गर्म समुद्री धारा उत्पन्न हो जाती है जिसका नाम है एल नीनो। अब काहे रखा ये सब अभी मत सुनो तो अच्छा है, आनंद छोड़ दिया जाए, आनंद लिया जाएगा। उसको हम लोग एल नीनो कहते हैं, वो गर्म धारा हो जाती है। अब गर्म हो जाती है, ये तथ्य है, याद कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ इंपैक्ट्स होते होंगे। और इंपैक्ट ये होता है कि पेरू के लोगों की पूरी आजीविका मत्स्य उत्पादन है, यानी वो सागरों से मछली पकड़ते हैं। और जब एल नीनो उत्पन्न होता है तो सागर पे एक मछली नजर नहीं आती, वीरान हो जाता है पूरा का पूरा सागर। पानी तो रहता ही है, मछली नदारत। जानते हो क्यों? आदमी कहां रहता है? नहीं, कहां रहना चाहिए? आदमी वहीं रहेगा जहां मनुष्य को जीने की अच्छी दशा होगी। हम सहारा के मरुस्थल में तो दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या नहीं रहती, ये रहती है? रह ही नहीं सकती, रह ही नहीं पाएंगे, मनुष्यों के रहने की व्यवस्था नहीं। गंगा के मैदान पे जहां बैठ के आप पढ़ रहे हो, ये दुनिया का सबसे पॉपुलस एरिया है, सबसे सर्वाधिक जनघनत्व वाला एरिया है। क्यों ना हो? क्यों ना हो? विश्व की सर्वाधिक बेहतरीन उत्पादक भूमि है, गंगा का एकदम स्वच्छ और बढ़िया पानी है, समतल प्राय भाग है। आदमी यहां नहीं रहेगा तो माउंट एवरेस्ट पे जाके रहेगा, तभी नहीं यहां है। तो स्थल तो सहारा का मरुस्थल भी है, वहां आदमी काहे नहीं रहते? तो एक गलत फहमी अपने मन से निकाल दीजिए कि जहां जमीन होगी वहां मनुष्य होंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे ही अपने दिमाग से एक बात निकाल दीजिए कि जहां पानी होगा वहां मछली होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सागर में पानी तो हर जगह है, लेकिन मछलियां हर जगह नहीं है। कहां होंगी मछलियां? जहां मछलियों को जीने की आदर्श दशा होगी वहीं मछली होंगी बेटा। तो पेरू के तट पे आदर्श दशा तो रहती है, लेकिन एल नीनो आने के बाद वो आदर्श दशा खत्म हो जाती है। और आदर्श दशा खत्म हो गई तो मछलियां कहीं चली गई, जहां उनका भोजन वोजन उपलब्ध है उधर चली गई। क्लियर है बेटा? इसको समझना था, इंसो को समझना था, साउदर्न ऑसिलेशन समझना था, दक्षिणी दोलन समझना था। खाली एल नीनो रट के चलेगा। वैसे इस साल एल नीनो का प्रभाव है, काफी दिनों के बाद इस वर्ष एल नीनो का इंपैक्ट दिख रहा है। तो क्या क्या होगा अभी नहीं बेटा, हम चर्चा आपसे करेंगे। तो पहली हेडिंग बनाओ बेटा, शुरुआत कर दिया जाए आज, है ना? वर्ल्ड भूगोल यानी विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हेडिंग बनाइए।
विश्व के भूगोल में जो पहला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, बड़ा टॉपिक है बेटा, बड़ा टॉपिक है, वो हेडिंग बना लें वायुमंडल, या इंग्लिश में अगर आपको लिखना है तो एटमॉस्फेयर। यानी पहली हेडिंग आपको बनाना होगा बेटा एटमॉस्फेयर इंग्लिश में, और हिंदी में वायुमंडल। एक बात एकदम श्योर रहना कि आईएएस से लेके पीसीएस तक इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कभी कभी तो सारे क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाते हैं। इसे हमेशा अपने दिमाग में बैठा लेना, भूगोल का यह इलाका कभी खाली नहीं जाने वाला है किसी वर्ष। कुछ इलाके होते हैं जो खाली चले जाते हैं, जैसे हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं, हो सकता है नागरिकता से एक क्वेश्चन न पूछा जाए, हो सकता है भाग 1 से एक क्वेश्चन न पूछा जाए, हो सकता है मूल अधिकार से ना पूछा जाए, हो सकता है। भूगोल में बहुत कुछ पढ़ना है बेटा, मेरी सांस फूलेगी, मुझे सबसे ज्यादा वक्त वहीं लगता है। अभी तो हफ्ते में 3 दिन मैंने निर्धारित किया, चूंकि अभी हमारे मित्र आ रहे हैं, फिर हमको 7 दिन पढ़ाना पड़ेगा, 6 दिन पढ़ाना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि स्टडी आवर्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो 2.5 से 3 महीने में मैं हाँफते हाँफते ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, जब 2.5 की क्लास होती है। तो कोशिश हम करेंगे बेटा, पढ़ाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा वक्त दीजिएगा हमें, समय लगेगा बेटा, कहीं हड़बड़ी नहीं दिखाई जा सकती। क्लियर है? तो थोड़ा सा बात करते हैं बेटा, फिर लिखते हैं। जब हम ये वायुमंडल शब्द बोलते हैं कि वायुमंडल है, तो क्या अनुभूति होती है, माने किस चीज को कहते होंगे? मैंने कहा था ना कि मैं ABCD से पढ़ाऊंगा, मैं कूद काद के नहीं पढ़ाता। इसलिए वो बच्चे जो जिंदगी में कोई नहीं पढ़े आके बैठे, हम सब कुछ पढ़ाएंगे उनको। तो जाहिर सी बात है, वायुमंडल का अगर संधि विक्षेप करें तो वायु का जो आवरण है उसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। यही हमारा वायुमंडल है। यानी धरातल के ऊपर जो गैसों का समूह है जो पूरे धरती को घेरे हुए है, यही ना वायुमंडल है बेटा, और क्या है? ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसमें कुछ तकलीफें हैं जो आप सुन लें, उसके बाद जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा। पृथ्वी रुकी नहीं है, पृथ्वी 2 प्रकार की गति कर रही है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है, और घूमते घूमते पृथ्वी अपनी एक्सिस पर भी घूम रही है। बस ऐसे समझिए, एक ऐसा लट्टू जो अपने एक्सिस पे तो घूम ही रहा है, घूमते घूमते वो चारों ओर भी घूम रहा है। तो धरती तो कुछ ऐसी है। धरती की गति का कुछ आइडिया है थोड़ा बहुत? जैसे सूरज की चारों तरफ घूमती है तो कोई स्पीड तो होगी धरती की, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, कुछ तो होगा। अरे भैया जी, 365 दिन में सूरज के चारों तरफ एक परिक्रमा धरती पूरा कर लेती है, तो उस रास्ते की कुछ लेंथ तो जरूर होगी ना। जिस लेंथ को वो 365 दिन में पूरा कर लेती है, तो धरती की कोई स्पीड तो होगी किलोमीटर प्रति घंटे उनटे में। मजे की दूर चलती है भाई, स्पीड ठीक ठाक होनी पड़ेगी। तो कुछ आइडिया दीजिए मोटा मोटा। नहीं, थोड़ा सा आनंद आएगा ना, वो तो मुझे पता ही कि आपको अगर ये मालूम होता तो आप यहाँ पढ़ने काहे के लिए आते, तो सीधी सी बात है। ऑनलाइन वाले मित्र भी थोड़ा अंदाजा लगाए, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं उसकी स्पीड लगभग कितनी है? 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है। यानी पृथ्वी की जो स्पीड है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने की, वो 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है। आप जब 1 घंटे भूगोल पढ़ोगे ना, ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, तब तक लाख किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है। 1,00,000 किलोमीटर आप चल चुके हैं। बच्चे बहुत नाराज हो जाते हैं कि तो मजाक कर रहे हैं आप, चुपचाप हम बैठे हैं। अरे आप ट्रेन में जाके बैठे हो, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप रुके हो, ट्रेन तो चल रही है ना। आप एरोप्लेन में जाके बैठे हो, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप रुके हो, एरोप्लेन बेतहाशा गति से उड़ रहा है। एक बहुत शानदार परिवहन साधन समझ लो, कि जिसमें आपका घर भी बन गया, आपका खेत बाड़ी भी है, आपका मार्केट भी है, आपका बाजार भी है, सब कुछ है, और ये सब कुछ चल रहा है।
कितना बढ़िया ट्रेवलिंग मीन्स है। ऐसा ट्रेवलिंग साधन उपलब्ध हो जाए तो कोई यात्रा हो पता ना चले। आप जरा कल्पना करिए कि धरती 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, और अकेले नहीं घूम रही है, अपनी गैसों के आवरण को लिए दिए घूम रही है। तो सैद्धांतिक रूप से एक बात तो समझ में आ ही रही है कि धरती फिजिकली एक सॉलिड फॉर्मेट में है, ठोस अवस्था में है। घर हम लोगों का धरती से फिजिकली अटैच्ड है, पेड़ पृथ्वी से भौतिक रूप से जुड़ा है, तो वो तो पृथ्वी को नहीं छोड़ पाते क्योंकि पृथ्वी के साथ साथ वो भी घूमते हैं। लेकिन गैस तो फिजिकली धरती से जुड़ी नहीं है, भौतिक रूप से गैस तो पृथ्वी से नहीं जुड़ी है। और धरती जब 1 लाख किलोमीटर स्पीड की गति से भाग रही हो, तो होना तो ये चाहिए था, जो मैं एक दिन सोच रहा था, कि गैसों का घेरा पृथ्वी के चारों ओर, और पृथ्वी जब बेतहाशा गति से भागना शुरू करती है तो पृथ्वी को भाग जाना चाहिए, गैस उस पीछे छूट जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता। और ऐसा अगर हो गया होता तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण या तो धीरे धीरे खत्म हो जाता, या एक झटके में खत्म हो जाता, और फिर धरती पे जीवन की कोई ना कोई संभावना होती ही नहीं। तो गैसों का वह आवरण जो पृथ्वी के से बंधा हुआ है, कोई डोर है जो उसको बांधे हुए है। एक ऐसी डोर जो आंख से दिख भले न रही हो, लेकिन बहुत मजबूती से थामे हुए है। और वो डोर कोई और नहीं है बेटा, वो गुरुत्वाकर्षण बल है। क्लियर है बेटा? तो पृथ्वी का वह गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो गैसों को भी पकड़ के रखा है, उनको भी भागने नहीं देता, भले गैसें आपको आंख से दिखें या ना दिखें। लेकिन पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो गैसों को खींच के रखा है, भले 1 लाख किलोमीटर की गति से भागता है, उनको भागने नहीं देता। तो अब तो परिभाषित कर सकते हैं हम लोग वायुमंडल को। पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का वह आवरण जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बंधा हुआ है, वायुमंडल कहलाता है। और कोई डेफिनेशन नहीं। पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का वह आवरण जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधा हुआ है, वो पृथ्वी का वायुमंडल कहलाता है। क्लियर है? अब इसके फीचर क्या है, कहां तक है, क्या होता है, नहीं होता है, पढ़ेंगे सब। थोड़ा सा लिखे बेटा। शुरुआत हो जाए। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का वह आवरण पृथ्वी के चारों ओर गैसों का वह आवरण जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है, वायुमंडल कहलाता है। क्लियर है बेटा? छोटी छोटी तमाम चीजें हैं बेटा जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, और हम कोशिश करेंगे हर चीज पे बात करते हुए चले आपसे। क्लियर है? लेकिन अभी एक जो ऑनलाइन हमारे मित्र हैं उनके लिए भी, और जो यहाँ ऑफलाइन में बैठे हैं उनके लिए भी, कि ज्योग्राफी की जो क्लास है अभी 1-3-5 शेड्यूल पे चल रही है, 1-3-5, यानी सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को अभी होगी। 1-2 हफ्ते ऐसा चलेगा, उसके बाद फिर हम इसको रेगुलर करेंगे बेटा, क्योंकि अभी बच्चे जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। तो अगर हम बहुत आगे निकल जाएंगे बेटा तो फिर तकलीफ हुई। शाम को यही हो रहा है, शाम को जो बच्चे आ रहे हैं चूंकि थोड़ा हम आगे निकल गए तो उनकी तकलीफ है। तो आप आ जाओगे तो फिर तो आपकी हर तकलीफ मेरी तकलीफ होगी, आने के पहले जो तकलीफ है वो आपकी होगी, तो तक परेशानी होती है बेटा बैच को रन करने में। तो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। 12 अब कुछ प्रश्न है बेटा, उसमें हम लोग विचार करते हैं कि पहले कि पृथ्वी बनी कैसे। पृथ्वी तो बनी ही होगी, इसीलिए हम लोग वो हिस्सा पहले पढ़ लेते हैं, तो वायुमंडल से शुरू कर दे तो तकनीकी समस्या आएगी। पृथ्वी कैसे बनी, इसको लेके बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट हैं ज्योग्राफी में, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या बेटा,
आखिर पृथ्वी कैसे बनी होगी, हम मनुष्य तो इसमें विचार करेंगे ही करेंगे। एक बात ध्यान रखना, पृथ्वी वैसे ही बनी होगी जैसे बाकी ग्रह बने होंगे। तो पृथ्वी का बनना अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमको ये आइडिया लग जाए कि ग्रह कैसे बने होंगे, प्लेनेट कैसे बने होंगे, तो तुरंत पता चल जाएगा कि जैसे बाकी प्लेनेट बने होंगे वैसे पृथ्वी ही बनी होगी। 8 है ना बेटा प्लेनेट, इसलिए ये सब पहले हम लोग पढ़ा देते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, हम मैनेज करके चलेंगे, उसको हम लास्ट में पढ़ा देते हैं। पृथ्वी के या ग्रहों के निर्माण के 2 सिद्धांत हैं, अभी मोटा मोटा आपको रूपरेखा बता रहे हैं। एक को हम लोग कहते हैं मोनेस्टिक थ्योरी और एक को कहते हैं ड्यूअलिस्टिक थ्योरी। हिंदी में कहते हैं अद्वैतवादी सिद्धांत, एक को द्वैतवादी सिद्धांत। तो एक बात होता है कि अगर पृथ्वी या ग्रहों के बनने के 2 सिद्धांत हैं तो 2 काहे हैं? एक होना चाहिए ना, और होना वो चाहिए जो सही हो। तो एक बात तो तय हो गई कि अभी ग्रहों के निर्माण के किसी सिद्धांत पे हम लोग एक मत नहीं है। तरह तरह की सोच है, हम दे रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि ग्रह बने होंगे, और ग्रह बने होंगे तो पृथ्वी भी बनी होगी। एक सिद्धांत है बेटा जिसका नाम है टाइडल हाइपोथेसिस। थोड़ा इसकी चर्चा हम करेंगे तो आपको पृथ्वी का वायुमंडल समझा पाएंगे, जिसको ज्वारीय परिकल्पना कहते हैं। ये ड्यूअलिस्टिक थ्योरी है। ध्यान रखना, मोनेस्टिक थ्योरी पुरानी है, ड्यूअलिस्टिक थ्योरी आधुनिक है। और आधुनिक है तो भरोसा थोड़ा ज्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान और ज्ञान के प्रकाश में बताया गया होगा। तो ये था कि ढेर सारे विद्वानों का ऐसा मानना था कि सूर्य का एक हिस्सा पृथक होकर ही ग्रहों का निर्माण हुआ। हम सब पढ़ाएंगे बेटा, निश्चिंत रहना, वक्त आने दिए, क्योंकि वायुमंडल शुरू कर दिया, अब ये इलाका तो थोड़ा छोट ही रहा है। तो कहा जाता है कि सूर्य का एक हिस्सा, एक अवधारणा यह भी है, पृथक हुआ जिससे ग्रहों आदि का निर्माण हो गया। तो एक बच्चे ने कहा कि कितना हिस्सा सर अलग हुआ, तो वो बता दें। .01% हिस्सा अलग हो गया। अब बस ये कल्पना करिए कि इतना हिस्सा अलग हो गया, इतना करामात कर दिया, ये हिस्सा अलग हो गया, सूर्य से डिटैच हो गया, क्योंकि सूर्य में जब जुड़ा रहा होगा तो बहुत गर्म रहा होगा। बोल नहीं रहे हैं, जब सूर्य से जुड़ा रहा होगा तो कोयला जब भट्टी में रहता है ना, तो एकदम लाल दहक रहा होता है। चिमटे से एक कोयला निकाल के बाहर रख दो तो धीरे धीरे वो ठंडा ही हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई रूट बंद हो गया ना बेटा। तो जब एक हिस्सा सूर्य से टूट के पृथक हुआ तो अब अलग तो हो गया, लेकिन उपग्रहों की भांति वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ के भाग नहीं पाया। जैसे उपग्रह हम लोग छोड़ देते हैं, उपग्रह अंतरिक्ष में भाग जाता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको धर लेता है। कहां भाग रहे हो, चलो घूमो, चक्कर लगाओ, तो धरती की चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है ना, कुछ ऊर्जा ऊर्जा चंद्रमा को मिलती है, सोलर पैनल और डीजल इंजन उंजन कुछ है वहां, किसी की जरूरत नहीं। ऐसे उपग्रहों को सॉरी धरती का चक्कर लगाने के लिए किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं। उपग्रह तो छोड़ दो, हम आप वहां चले जाए ना बाय द वे, जैसे किसी उपग्रह से हम लोगों को छोड़ दिया जाए कि थोड़ा घूम लीजिए, हम आते हैं, तो वही चक्कर लगाते मिलेंगे आप। मर जाएंगे तो भी चक्कर लगाते रहेंगे, डेड बॉडी चक्कर लगाएगी, अस्थि पंजर चक्कर लगाएगा, चक्कर लगाते रहेंगे। किसी ऊर्जा की जरूरत थी नहीं, ऊर्जा कहीं ना कहीं से मिलती होगी, वो अभी बात हम नहीं करेंगे। तो सूर्य से एक हिस्सा डिटैच हो गया, लेकिन वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से अलग तो हो गया, सूर्य को छोड़ के भाग नहीं पाया। सूर्य के ग्रेविटेशन उसको पकड़ लिया और उपग्रहों की भांति वह हिस्सा सूर्य का चक्कर लगाने लगा। अब जाहिर सी बात है कि वो धीरे धीरे ठंडा होगा, टूट फूट होगी उसमें, और इस आधार पर तमाम ग्रहों का निर्माण हो गया। और बचपन में वेरीफाई भी होता है, यानी बहुत छोटी क्लास में जब हमने भूगोल पढ़ा था, आप भी पढ़े होंगे,
तो हमने एक चीज जरूर पढ़ा था कि पृथ्वी प्रारंभ में आग का गोला थी, बहुत गर्म थी, धीरे धीरे ठंडा होते हुए वर्तमान स्वरूप में आई है। ये तो बचपन में हमने पढ़ा, हमें याद होगा। तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी प्रमाणित भी हो रही है कि सूर्य से अलग हुए तो वाकई बहुत गर्म थे। क्लियर है बेटा? अब ध्यान से सुनना। सूर्य में तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम गैस विद्यमान है। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल बना होगा पहला, उस वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस होनी चाहिए थी सर्वाधिक मात्रा में। आज का जब हम वायुमंडल देखते हैं तो हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें नहीं विद्यमान है। विद्यमान है, बिल्कुल है, बहुत कम मात्रा में है। तो इसका मतलब यह है कि पृथ्वी रेडीमेड नहीं है। पृथ्वी उस फ्लैट जैसी नहीं है जिसमें बस जाइए और 1-1.5 करोड़ पे करिए, फीता काटी जाके रहने लगे। ऐसा नहीं था। तो पृथ्वी का वायुमंडल, पृथ्वी की भौगोलिक संरचना, पृथ्वी पे नदी, नाले, समुद्र सब उत्पन्न हुए हैं, सब पैदा हुए हैं। मैदान बने हैं, पर्वत बने हैं, प्लेटो बने हैं, पठार बने हैं, नदियां बनी हैं, ड्रेनेज सिस्टम बना है, सागर बने हैं, वायुमंडल बना है, सब कुछ बना है। तो अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं किस पे बेटा? वायुमंडल पे कैसे बना होगा। तो ध्यान रखना, आज का जो हमारा वायुमंडल है वो सेकेंडरी एटमॉस्फेयर कहलाता है। वर्तमान जो वायुमंडल है वो द्वितीयक वायुमंडल कहलाता है। आपको यही घेरेगा परीक्षा में कि वर्तमान जो वायुमंडल है तो किस नाम से जाना जाता है। प्राथमिक वायुमंडल, द्वितीयक वायुमंडल, तृतीयक वायुमंडल, चतुर्थ वायुमंडल। जब पता ही नहीं है तो कहीं रिस्क ले लेंगे। तो ध्यान रखना, आज जो हमारा वायुमंडल है जिसमें हम रह रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी एटमॉस्फेयर। एक बात तो तय है कि अगर कोई वायुमंडल सेकेंडरी है तो कोई वायुमंडल प्राइमरी जरूर रहा होगा। अचानक सेकेंडरी थोड़ी हो जाएगा। तो धरती के निर्माण के समय जिस वायुमंडल का निर्माण हुआ था वो हमारा प्राथमिक वायुमंडल था, और उस वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ही थी। ये गैसें कालांतर में एक दूसरे से प्रतिक्रिया करती गई, रिएक्शन करती गई। धीरे 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 वर्तमान ज्वालामुखी का विस्फोट होता गया, नाइट्रोजन आदि गैसें निकलती रही, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रही, फिर वो किसी से रिएक्शन करती रही, कोई उनसे रिएक्शन करता रहा। धीरे धीरे सब एक दूसरे से रिएक्ट करते कराते वर्तमान स्वरूप तक वायुमंडल पहुंचा है। थोड़ा लिख लो बेटा। पृथ्वी के निर्माण के समय, पृथ्वी के निर्माण के समय जिस वायुमंडल का निर्माण हुआ, पृथ्वी के निर्माण के समय जिस वायुमंडल का निर्माण हुआ उसे प्राइमरी एटमॉस्फेयर, उसे क्या बेटा? प्राइमरी। उसे क्या नाम दिया गया बेटा? प्राइमरी एटमॉस्फेयर कहा गया। हिंदी में जरूर लिखिएगा, प्राथमिक वायुमंडल कहा गया। हो गया बेटा? परंतु वर्तमान वायुमंडल द्वितीयक वायुमंडल कहलाता है, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर कहलाता है। क्योंकि वर्तमान समय में वायुमंडल क्या बेटा? द्वितीयक वायुमंडल कहलाता है, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर कहलाता है। हो गया बेटा? क्योंकि इसमें अनेकों रासायनिक परिवर्तन हुए हैं। अनेक रासायनिक परिवर्तन हुए हैं। सहमत है बेटा? तो ये पिक्चर तो क्लियर हो गई कि प्राथमिक वायुमंडल नहीं है, ये सेकेंडरी वायुमंडल है। पिक्चर यह भी क्लियर हो गई कि जो हमारा प्राथमिक वायुमंडल था उस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थी।
लेकिन जो हमारा सेकेंडरी एटमॉस्फेयर है इसमें भी तो गैसों का कंपोजिशन कुछ होगा, तो थोड़ा इस पे भी नजर रखनी है। ABCD है। मुझे लगता है आप में से बहुत ढेर सारे लोगों को पता होगा, लेकिन हम इस आधार पर इसको छोड़ के नहीं चले जाएंगे कि आपको पता होगा। हम बात करेंगे बेटा, लिखें। द्वितीयक वायुमंडल या वर्तमान वायुमंडल में गैसों की स्थिति क्या है? देखो बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना है, वर्तमान वायुमंडल में गैसों की स्थिति लिखें, ये ना लिखें क्या है, वो हम बताएंगे क्या है। आप लिखें इसे। हमेशा एक बात सतर्क रहिए, सावधान रहिए, एग्जामिनर के माइंड को पढ़ते रहना है। एग्जामिनर हमेशा इस फिराक में होगा कि जहां आप गड़बड़ी कर सकते हो वहीं हिट कर दें। तो आप सतर्क रहिए। कभी कभी एग्जामिनर ये समझ जाता है कि ये चीज आसान समझ के छोड़ दिया आपने, बस वहीं हिट कर देता है, और फिर हम लोग सरप्राइज होके गलत कर देते हैं कि अरे यार बताओ, ये तो इतनी आसान चीज थी, इस पर नजर ही नहीं डाले, आपकी गलती हो गई। तो सतर्क रहना है बेटा। कोई क्वेश्चन जो आप गलत कर दें वो सबसे मुश्किल प्रश्न है, कोई क्वेश्चन जो आप सही कर दें वो सबसे आसान प्रश्न है। मेरी तो सही गलत की यही परिभाषा है, आसान मुश्किल की यही परिभाषा है। आपकी चाहे जो हो, जो प्रश्न मुझे आता है वो आसान है, जो मुझे नहीं आता वो मुश्किल है, बस यही डेफिनेशन है। जरा सा देखने की कोशिश करो। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में, मुझे लगता है हर किसी को पता है, सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन है। बोल नहीं रहा बेटा? तो पहले नंबर पे हमारे वायुमंडल में क्या है बेटा? नाइट्रोजन है। अब परेशानी यह है कि वायुमंडल में काहे नाइट्रोजन ज्यादा है? अगर आप भूगोल के विद्यार्थी हैं तो इस प्रश्न का भी जवाब देना होगा। एक्चुअल में नाइट्रोजन गैस एक ऐसी गैस है जो किसी के साथ जल्दी कंपाउंड बनाती नहीं। तो कहते हैं ना एकला चलो, तो एकला चलो का मतलब यह है कि ये किसी के साथ अपना रिश्ते नाते बना ही नहीं पाई, इसलिए वायुमंडल में जो कुछ है वो अछूड़ बनी रही। कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये दोस्ती वोस्ती करने के माहिर हैं, जिससे देखो उसी से फ्रेंडशिप कर लेते हैं, है ना बेटा? ऑक्सीजन तो पूछो मत, सबके साथ दोस्ती हो जाती है, सबके साथ इसकी मित्रता हो जाती है। तो ऑक्सीजन भले ठीक ठाक है, लेकिन इधर उधर बिखरी हुई है। कितना है बेटा? वेरी गुड, 78.08% है। इसीलिए हम लोग इसको लगभग कर देते हैं 78%। कौन 08 वाला झंझट पाले, है ना? इसलिए मोटा मोटा हम लोग बोल देते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। दूसरे नंबर पे है बेटा ऑक्सीजन। कितना है? 21%। वेरी गुड, 20.93 या कहीं कहीं 94% भी दिखता है, तो वो परेशान मत होइए। तो चूंकि 93 या 94 लगभग एक के करीब है, तो इसीलिए हम लोग इसको लगभग कर देते हैं। कितना बेटा? 21%। गौर से देखिए, हमारे वायुमंडल का लगभग 99% तो यही दोनों है। अरे बहुत ढेर सारी गैसें हमारे वायुमंडल में है, लेकिन ये दो डेटा अगर आप देख रहे हैं तो हमारे वायुमंडल में लगभग 99% जो गैसें हैं ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही मिला के हैं। बच गई 1% गैस। अब इसी में सब लोग बंटवारा उटवारा कर लो भाई, क्योंकि ये बंटवारा तो हो गया। तो तीसरे नंबर पे बेटा, अच्छा एक चीज बताओ, मैं एकदम श्योर था एक टीचर के रूप में, श्योर नहीं, मैं तो 20 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता था कि आप तीसरे पे गड़बड़ाएंगे। मैं एकदम श्योर था पहले दूसरे पे किसी से गड़बड़ी नहीं होगी। एग्जामिनर आपसे क्यों ना पूछे तीसरे नंबर पे कौन सी गैस है, और मुझे अगर पूछना रहेगा, पेपर बनाना रहेगा, मैं तो यही पूछूंगा। और मैं बता दूं आपको, लगभग लगभग 60% बच्चे गड़बड़ा जाएंगे। तो ये सब गड़बड़ी क्यों किया आपने, क्या जरूरत थी?
नाइट्रोजन सबसे अधिक है, ये सबको पता है। ऑक्सीजन तो आपको कम से कम 3-4 तो याद कर ही लेना था। तीसरे नंबर पे है बेटा ऑर्गन। विकल्प में ढूंढ ना पाते ऑर्गन, है ना। फिर आप हीलियम, ऑक्सीजन, और अगर कहीं कार्बन डाइऑक्साइड में देता तो उसी के पीछे कूद पड़ते। तो ये है बेटा 0.93%। तो अब अगर गौर से देखो तो 1% में तो लगभग यही कब्जा कर लिया। अरे 1% ना बचा बेटा, 1% में 9-3 अकेले कब्जा कर लिए, अब बचा क्या। अभी तो यहां 9-3 को पूरा 1 मान लिए थे आप, है ना। तो जाहिर सी बात, अब ये भी तो लगभग 1 हो ही गया, लेकिन अभी भी जगह है, छोटी छोटा स्पेस है लेकिन है। चौथे नंबर पे है क्या बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये है 0.03%। यानी हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत कम मात्रा में है, 0.03%। ये बहुत छोटी राशि है, इसमें कोई शक शुबा नहीं, लेकिन अभी भी अंत नहीं है। इसके अलावा भी हमारे वायुमंडल में कुछ ग्रेडियंट हैं, जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है, कुछ अक्रिय गैसें हैं, इनर्ट गैसेज हैं, रेडॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन एटसेट्रा, अभी भी है। इसके अलावा हमारे वायुमंडल में जल वाष्प तथा धूल के कण भी हैं, डस्ट पार्टिकल भी हैं। क्या ये वायुमंडल के हिस्से नहीं है? जल वाष्प वाष्प नहीं है? जल वाष्प गैस नहीं है? अगर गैस है तो गैस में उसका भी नाम लिखो। अरे वेपर गैस नहीं है तो क्या है भैया, आप गैसों की लिस्ट बना रहे हो तो उस लिस्ट में जलवाष्प को नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। और ये जो इलाके हैं दो, सबसे अधिक आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, कंपोजिशन से। बच्चे को लगता है नाइट्रोजन पूछे, ऑक्सीजन पूछे, अगर पूछ लें तो उनका बड़प्पन है, शायद पूछ लिया था, है ना। नहीं पूछा जाना चाहिए ये सब, उस लेवल की परीक्षा में नहीं पूछा जाना चाहिए, उसमें ये सब पूछा जाना चाहिए। एग्जामिनर ने यहां पे आपके साथ दरिया दिली दिखाई कि बेटा बता दो सभी लोग, नहीं तो तेल निकाल देता पूछ के, और बता नहीं पाता कोई। क्लियर है बेटा? तो थोड़ा सा और लिखो। ये पूरा तो हो गया ना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड तक आप पूरा लिखिए। तीसरे नंबर पे है बेटा ऑर्गन। ऑर्गन एक गैस है, कितना, 0.93%। तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर वाले फोकस किए रहिए, है ना बेटा। चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.03%, बहुत कम मात्रा में है लेकिन है। क्लियर है? इसके अतिरिक्त हमारे वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, इसके अतिरिक्त हमारे वायुमंडल में क्या बेटा, हाइड्रोजन, हीलियम तथा कुछ अक्रिय गैसें विद्यमान हैं। इनर्ट गैसेस विद्यमान हैं। ठीक है बेटा। हाँ, साथ ही जोड़ो बेटा, लिखो, साथ ही जल वाष्प तथा धूल के कण, जल वाष्प तथा धूल के कण, डस्ट पार्टिकल, हमारे वायुमंडल के महत्वपूर्ण घटक हैं। ठीक है बेटा, महत्वपूर्ण घटक हैं, इंग्रेडिएंट हैं, फैक्टर है, जो भी चाहे लिखें। हो गया बेटा। एक चीज कि 2 नाम आपने लास्ट में लिखा है, जानबूझ के मैंने लास्ट में लिखाया है,
एक डस्ट पार्टिकल और एक जल वाष्प, इन दोनों को कर लो अंडरलाइन, है ना बेटा। और इन्हीं दोनों पे कस के हमला करना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का जोन यहां ज्यादा है, जो आपसे ज्यादा पूछते हैं। ध्यान रखिए, हमारे वायुमंडल के 99% भाग पर इन दो गैसों का कब्जा है, लेकिन मौसम और जलवायु की दशाओं पर इनका नियंत्रण बहुत कम है। मौसम और जलवायु की दशाओं पर सबसे अधिक जो नियंत्रण करते हैं वो जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, जबकि हैं बहुत कम मात्रा में, लेकिन इनकी कारगुजारी बहुत तगड़ी होती है बेटा। तो अभी इन दो को निपटाते हैं बेटा, फिर आगे आपसे बढ़ते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, बस हाथ छोड़ेंगे, क्योंकि पहला दिन है तो शुरुआत मैंने कर दिया कि आपको ये ना लगे कि रोज रोज बस खाली सिलेबस पे ही चर्चा हो रही है। देखो, क्वेश्चन एक पूछा गया आपकी परीक्षा में कि हमारे वायुमंडल की सर्वाधिक परिवर्तनशील गैस कौन सी है। ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन। एक बात मुझे बताइए, अगर आप स्पेसिफिक नहीं हैं, अगर आपकी सीधे सीधे नजर नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज वो विकल्प दे के करते हैं। अब वो विकल्प में दिया हीलियम, विकल्प में दिया हाइड्रोजन, और विकल्प में दिया कार्बन डाइऑक्साइड, और विकल्प में दिया जल वाष्प, और नप गए हमारे में, क्योंकि सब अपनी तरह तरह से बुद्धि का प्रयोग करते हैं, लेकिन ढेर सारे लोगों की बुद्धि एक जगह कॉमन हो गई, और वो थी कार्बन डाइऑक्साइड। जानते हो क्यों? क्योंकि आजकल कार्बन डाइऑक्साइड की चर्चा बहुत हो रही है, कार्बन उत्सर्जन, कार्बन ट्रेडिंग, ये सब बहुत चर्चा हो रही है ना। तो अब ये जो बार बार चर्चा होती रहती है और बच्चा उस पर गंभीर नॉलेज नहीं रखता, तो परीक्षाओं में अक्सर उस पर फंस जाता। और ढेर सारे बच्चों ने कह दिया कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि धुआं निकलता है, गाड़ी मोटर चलते हैं तो यही तो ज्यादा निकलती है। हमारे वायुमंडल की सर्वाधिक परिवर्तनशील गैस है, परिवर्तनशील मतलब जो तेजी से फ्लक्चुएट करती है, वो जल वाष्प है। देखते देखते ये तेजी से बढ़ती है और देखते देखते ये घट जाती है। ऋतुओं के अनुसार जल वाष्प की मात्रा में परिवर्तन होता है। अभी वर्षा काल आएगी, चारों तरफ नमी ही नमी महसूस होगी, अभी लू चल रही है ना बेटा। तो बहुत तेजी से इसकी मात्रा, बस एक लाइन लिखो बेटा, आज की क्लास समाप्त करते हैं, नोट बना के लिखो। नोट में पहली हेडिंग बना लो जल वाष्प। बस कल याद दिलाना, कल नहीं परसों यहीं से शुरू करेंगे। तो ज्योग्राफी की क्लास फिर अब शुक्रवार को मिलेगी, है ना बेटा। इंडियन पॉलिटी तो लगातार चल रही है। लिख ले एक लाइन जोड़ लो बेटा। हाँ लिखे, जल वाष्प हमारे वायुमंडल की सर्वाधिक परिवर्तनशील गैस है। जल वाष्प हमारे वायुमंडल की सर्वाधिक क्या बेटा? परिवर्तनशील गैस है। व्याख्या और मतलब इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ठीक है बेटा। तो यही अपनी बात समाप्त कर रहे हैं बेटा। थैंक यू सो मच।